वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2026 क्लास 12th मैथ्स का सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की कोड है 6551। अब हमारे रीजन में यही पेपर बच्चों के पास आया है, लेकिन हो सकता है आपका कोड कुछ अलग हो। तो जो भी आपका पेपर है हम सभी को डिस्कस करेंगे। आप उस पेपर को स्कैन करके हमारी मेल yogendra8147@gmail.com पर भेज देंगे एंड उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द हम यहां पर करवाएंगे। तो इस सेट में हमसे क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं सभी को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस पी क्यू आर पी इज सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आई, देन इनमें से कौन सा रिलेशन यहां पर करेक्ट होगा। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए इज इक्वल टू में माइनस पी क्यू आर पी इस तरह से दे रखी है, और यहां पर हमें कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में आई हमारे पास यहां पर होगा। अब देखिए ए स्क्वेयर, तो हम यहां पर ए स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको आई के बराबर रखेंगे और वहां से जो भी रिलेशन हमें मिलेगा वो हम यहां पर कर देंगे। तो जरा देखिए ए स्क्वेयर यानी कि ए इंटू में ए, तो ए का ए से प्रोडक्ट कर देंगे तो यहां पे आएगा माइनस पी क्यू आर पी, फिर से वही टर्म माइनस पी क्यू आर पी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ही करेंगे तो देखिए जरा क्या आ जाएगा, पहली रो की पहले कॉलम के साथ माइनस पी इंटू माइनस पी, पी स्क्वेयर, और यहां पे आ जाएगा क्यू आर, यहां पे माइनस, अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ माइनस पी क्यू, और यहां पे हो जाएगा प्लस का पी क्यू, यहां पे दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ माइनस का आरपी और यहां पे प्लस का आरपी, यहां पे आ जाएगा आपका आर क्यू और प्लस में पी स्क्वेयर। तो यहां देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहां पे क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर आपका दैट इज पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू, यहां पे जीरो, यहां पर भी जीरो, और यहां पर भी पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू। आप ध्यान से देखें ये ए स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, वो दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 के। नाउ दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी यहां पर जो ये है पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू जो है वो 1 के बराबर होगा। अब आप चेक करें क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको भी इधर ले जाइए तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वेयर, इधर ले जाएंगे माइनस का आर क्यू और यहां पे बचेगा जीरो। आप ध्यान से देखिए तो ये आपको आंसर में दे रखा है और ये दे रखा है आपको ऑप्शन बी, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 देखिए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, आपका ए के बराबर है, और हमें बताना है a माइनस आई का क्यूब, आई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए, ये वाली टर्म किसके बराबर होगी। तो हम इसे यहां पर एक्सपेंड कर लेंगे और हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो यहां पर ये वाली टर्म हम यूज करेंगे तो a का क्यूब यानी यहां पे देखिए जरा क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। अब आपको यह टर्म पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितनी भी पावर ले लें वो वापस से आइडेंटिटी आएगी। दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलती है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लें वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। और दूसरा, इस मैट्रिक्स को किसी से भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें वहां पर मिलने वाली है। तो जरा चेक करें, यहां पे देखिए ए क्यूब को मैं ऐसा लिख लूं ए स्क्वायर इंटू ए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आई क्यूब आपका वापस आई बन जाएगा माइनस 3a स्क्वायर किसके बराबर है, आपका a के बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे 3ai
प्लस 3a आई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आई के ही बराबर हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, ये वाला ए आ गया, माइनस आई। अब ए मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वापस से यहां पर ए आ जाएगा। अब इन्हें कैंसिल नहीं कर देना, कहीं कैंसिल करके जीरो कर दें, नहीं, ये आपकी मैट्रिक्स है, ये प्लस की ये माइनस की, तो दोनों यहां पर ऐड होकर के क्या बनेंगी, नल मैट्रिक्स बनेंगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, कैंसिल नहीं होगी यहां पर, ये दोनों ऐड होकर के नल मैट्रिक्स बन जाएंगी। और यहां पर ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस आई। ए स्क्वायर किसके बराबर है आपका, ओके आई थिंक वी हैव मिस्ड अ टर्म, यहां पे माइनस का ए है, ये भी माइनस का ए है, माइनस का ए है, और यहां पे ए स्क्वायर माइनस आई, ये प्लस में नल मैट्रिक्स माइनस का आई। ए स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ए के ही बराबर, और नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़े वही मैट्रिक्स आती है, प्लस माइनस का ए, ये प्लस का ए ये माइनस का ए, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज नल मैट्रिक्स माइनस आई, और नल मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स को जोड़ते हैं वही मैट्रिक्स आती है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज माइनस आई। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कैसे कर रहे हैं हम, पहले हमने ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लिया, माइनस का ए हम यहां पर भूल गए थे तो वो भी साथ में लेकर के चलना है। यहां पर ए क्यूब को मैंने लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए, तो और यहां पे आई क्यूब आई के बराबर हो गया, ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया, आई स्क्वायर आई के बराबर हो गया। अब आप यहां पे समझें, इसके बाद ए इंटू में आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां पर ए इंटू आई ए हो गया, ए इंटू आई ए हो गया, बाकी टर्म्स सेम आ गई, ए स्क्वायर ए बन गया, ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, और यहां पे देखिए जरा ए बन गया, ये ए बन गया। अब ये दोनों प्लस माइनस की सेम टर्म है बट प्लस माइनस की हैं, तो दोनों ऐड होकर के नल मैट्रिक्स बन जाएंगी, बाकी टर्म्स सेम आ गई। अब ए स्क्वायर ए के बराबर है, नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़े वही मैट्रिक्स आ जाती है, और यहां पे आपका ए माइनस ए फिर से नल मैट्रिक्स में किसी को भी जोड़ेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी इसका जो आंसर है वो यहां पे हो जाएगा माइनस का आई, दैट इज ऑप्शन बी को हम यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज नॉट करेक्टली डिफाइंड, इनमें से कौन सी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो करेक्टली डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर मैं सभी के लिए लिखता हूं, दिस इज क्वेश्चन 3, ऑप्शन ए हमसे क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दो। तो टेन इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होता है, टेन इनवर्स की डोमेन होती है आर, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपके पास -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। अगला वो कह रहा है हमसे सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे पास क्या होती है, r -(-1 to 1), और ये कहां से कहां डिफाइंड होता है आपका, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, बट यहां पर आपका π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, π/2 इसके अंदर नहीं होता। अगला है आपका कॉट इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होता है, r से 0, π ओपन इंटरवल, ये भी सही है। डी दैट इज आपका कॉसिकेंट इनवर्स, और ये कहां से कहां डिफाइंड होता है, r -(-1 to 1), और ये कहां से कहां तक, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें आपका 0 इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin, साइन 0 पर 0 बनता है, तो इसमें 0 डिफाइन नहीं होगा। अब आप यदि यहां पर अपने ऑप्शंस को चेक करें तो r से -π/2 to π/2, r -1 से 1, 0, π -π/2, r से 0, π, और यहां पे आ जाएगा r -(-1), ये 0 यहां पर एक्सक्लूड नहीं कर रखा इन्होंने, तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। ये तो सही है, जो गलत होगा क्वेश्चन में वो आपका डी हो जाएगा, डी आंसर होगा यहां पे, ये सही है, और ऑप्शन में जो आपका दे रखा है वो गलत है यहां पर। क्वेश्चन 4 देखिए, लेट ए एंड बी, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन सी किसके बराबर होगा आपका। ध्यान से देखें, तो हमारे पास है, दिस इज क्वेश्चन 4, ए हमारे पास है 0, -3, 4, 1, 0, 2, बी हमारे पास है दैट इज -3, 0, 1,
2 4 0 और हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से मुझे c निकालनी है, ध्यान से समझो। तो भाई इस a और b को मैं इधर ले जाऊं तो c इज इक्वल टू में नल मैट्रिक्स माइनस ए माइनस बी। अब नल मैट्रिक्स में किसी को भी जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो वही रहता है, तो नल मैट्रिक्स यहां से चला जाएगा, माइनस ए माइनस बी, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए प्लस बी। तो माइनस साइन बाहर रहेगा और ए और बी दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी। तो माइनस साइन बाहर है और ए और बी दोनों को ऐड कर लो, 0 माइनस 3 4 1 0 2 प्लस माइनस 3 0 1 2 4 0, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। 0 माइनस 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 0 इज माइनस का 3, 4 प्लस 1 इज 5, 1 प्लस 2 इज 3, 0 प्लस 4 इज 4 एंड 2 प्लस 0 इज 0। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो जो माइनस का है वो तो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। 3 3 माइनस 5, यहां हो जाएगा माइनस का 3 और यहां पे होगा 2, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, ये हमारे पास C यहां पर आ गया है। तो C मैट्रिक्स हमारे पास ये आ रही है। अब हम आंसर्स को मैच करें तो 3 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि ऑप्शन C ही यहां पर करेक्ट है। किस तरह से करेंगे, की कंसेप्ट क्या है कि a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दे रखा है, तो C को हमने इधर रखा, बाकी दोनों को उधर ले गए, तो वो बराबर आ गया माइनस ऑफ a प्लस बी। ए और बी को जोड़ा और उसका नेगेटिव कर दिया तो हमें यहां पर आपका C मिल गया, जो ऑप्शन C ही क्वेश्चन के अंदर है। तो क्वेश्चन C, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, If A is a non-singular matrix, then which of the following is not true? यदि A हमारा एक non-singular matrix है तो इनमें से कौन सा हमारा true नहीं होगा। तो ध्यान से देखें, मैं कहता हूं डेफिनेशन क्या है, if determinant of A is equal to 0 then A is singular, तो तभी आपका जो A है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0 then A is non singular, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू होता है कि A डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होगा। अब वो कह रहा है कि A is non singular, तो इसको ऐसे पढ़ें, A is singular then determinant of A is 0 then determinant of A is not equal to 0, इस तरह से पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनको बारी बारी पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है सी वाला, सी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि ए आपका जो है वो नॉन सिंगुलर है तो बिल्कुल सही बात है, सही है। डी, यदि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा जो ए इनवर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास बी वाला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालूं या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालूं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन ए वो कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इज सिंगुलर, एडजॉइंट ऑफ ए इज सिंगुलर, बिल्कुल गलत बात है। एडजॉइंट ऑफ ए सिंगुलर होने का मतलब है दैट मींस एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से देखो, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ए यदि नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखो तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है, और ये वाला पार्ट आपका नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मींस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर।
तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना वो भी क्या होगा, आपका नॉन सिंगुलर होगा। मेरा काम केवल आपको यहां आंसर बताना नहीं था, मैंने सभी ऑप्शंस विद प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें यहां पर आपका इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। पहले वाला कह रहा था एडजॉइंट ऑफ ए इज सिंगुलर, जबकि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दैट मींस आप ऑप्शन ए को यहां पर टिक करेंगे, ए वाला जो है वो यहां पर आपका गलत है। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, k x is equal to -1 is continuous at x is equal to -1, then the value of k is। फंक्शन को मैं लिखता हूं, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी x के लेफ्ट में भी और x के राइट में भी यही फंक्शन है कि इफ x इज इक्वल टू में -1, ये हमें यहां पर दे रखा है। अब जरा आप ध्यान से समझें कि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप इसके फैक्टर करके देखें, यहां पे इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो आपका माइनस का 5 और सम आए माइनस का 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा x प्लस 1, फैक्टर्स हो गए। तो इसी फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसके प्लेस पर लिख सकते हो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। आप फैक्टर स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए हैं, अपॉन में x प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा x माइनस 5 इफ x इज नॉट इक्वल टू -1, और k होगा यदि ये आपका x इज नॉट इक्वल टू -1। अब कोई भी जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस कब होता है, जब आपका LHL बराबर हो RHL बराबर हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। अब अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई रिपीट माय वर्ड्स कि ये तीनों होते हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। अब अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे और यहीं से हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो मैं LHL को कैलकुलेट कर लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू, और फंक्शन क्या है, पॉइंट क्या है आपका -1 माइनस, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा जहां पर x आपका लेस देन -1 है, लेस देन -1 यानी यहां पर ये दैट इज x माइनस 5, और यहां पर हम पुट कर देंगे क्या, x को पुट कर देंगे -1 माइनस h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 5, और यहां पे आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 माइनस h की जगह 0 रख देंगे तो यहां पे आ जाएगा -6। RHL को कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x आपका -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा, दैट इज आल्सो x माइनस 5, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 5। x को हम पुट कर देंगे क्या, x इज इक्वल टू -1 प्लस h, एंड एज h टेंड्स टू 0 यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h माइनस 5। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस h की जगह 0 रख देंगे, -6 प्लस 0 इज इक्वल टू -6, और फंक्शन की वैल्यू एट -1 f -1 हमारे पास क्या है, k है। हम कहेंगे सिंस fx is continuous at x is equal to -1, so LHL is equal to RHL is equal to, यहां पे आ जाएगा f -1, तो यहां पे देखिए -6 is equal to k, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k is equal to -6। अब आप यहां पे समझें, आप बोले सर काफी बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ, ये था MCQ क्वेश्चन, और आप MCQ को सॉल्व करने के लिए केवल LHL निकाल लेते और ये हमें दे रखा था,
तो यहीं से आपका काम हो जाता। मैंने इतना बड़ा इसलिए करवाया है ताकि ये कभी आपके लिए बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। आंसर होगा -6, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, इज 5 स्क्वायर यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? दिस इज क्वेश्चन 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, यहां पर उन पॉइंट्स को रख देंगे 3 1 -2 1 0 के, और यहां पे लगाएंगे 1 1 1। अब क्योंकि जो एरिया होता है ना वो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो यहां पर हम लेते हैं मॉड्यूलस सिंबल आपका, और आपको दे कितना रखा है? वो 5 दे रखा है। जब इधर से मॉड्यूलस हटाएंगे तो इधर सिंबल आ जाएगा +-5, और इसको कर लो एक्सपेंड, तो यहां पे आ जाएगा 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा 1 - k -1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2 -0 +1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -2k -0 यहां पे, और 2 डिवाइड में इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। यहां पे आ गया 3 - 3k प्लस का 2 माइनस का 2k इज इक्वल टू +-10। अब यहां पे ध्यान से देखें तो ये 5 - 5k, 5 - 5k एक बार तो प्लस के 10, और 5 - 5k एक बार -10 के बराबर है। तो यहां से आप ध्यान से देखें, इसको इधर ले जाएंगे, 10 - 5 इज क्या हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई -1। यहां पे इधर ले जाएंगे -5k इज इक्वल टू -15, -5 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो k की 2 वैल्यू हमारे पास यहां पे आ रही है, दैट इज 3 और -1। आप ध्यान से समझे कि या तो आप ये मॉड्यूलस सिंबल लेंगे, या तो आप ये मॉड्यूलस सिंबल लेंगे क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर आप ऐसा कहेंगे कि ए ट्रायंगल लेंगे और जो गिवन एरिया है उसको +- आपको लेना पड़ेगा। ये 2 रूल आपने पढ़े होंगे जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एरिया या तो आप मॉड्यूलस लेकर के उसको +- करेंगे, या फिर आप रूल याद रखेंगे कि जो गिवन एरिया है उसकी वैल्यू को आपको +- लेना पड़ेगा, और यहां पर k की वैल्यू -1 3 आ रही है, दैट मींस आप इसके अंदर ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स sin x plus cos x by √2, x is from -π/4 to π/4 with respect to x। x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ध्यान से देखें, लेट y इज इक्वल टू में cos इनवर्स, यहां पर है cos x plus sin x अपॉन में √2। तो पहले हमें इसे क्या करना होगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई किस तरीके से? इस √2 को मैं दोनों के डिवाइड में लिख लेता हूं। तो यहां पर देखिए जरा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, अब देखो sin cos प्लस के हैं, आगे पीछे लिख सकता हूं, यहां पे आ गया sin x 1/√2 प्लस cos x 1/√2। तो हमने किया क्या है, sin x को आगे लिख लिया और √2 को इसके डिवाइड में, cos x को पीछे लिख लिया, √2 इसके डिवाइड में। इस 1/√2 को हम तरीके से यूज करेंगे। इस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं आपका, यहां पे लिख सकता हूं sin x इंटू साइन π/4 और cos x इंटू cos π/4, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है sin a sin b cos a cos b, किसका फॉर्मूला? sin a प्लस b का। तो इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स sin a प्लस b, यानी x प्लस π/4। अब आप ध्यान से देखें तो भाई अंदर तो साइन है और बाहर cos इनवर्स है, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि cos इनवर्स से cos एक दूसरे को यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। सो वी नो दैट कि cos 90 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? वो आपका sin थीटा के बराबर होता है। तो cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर है? sin थीटा के। तो इस sin थीटा को मैं लिख सकता हूं cos π/2 माइनस थीटा। सो cos इनवर्स cos π/2 माइनस x माइनस π/4, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों किसके हो जाएंगे? आपके माइनस के हो जाएंगे। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा π/2 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, दिस इज अवर y।
नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स का हो गया माइनस का 1। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। आप समझ पा रहे हैं कि डायरेक्टली हम इसका डिफरेंशिएशन यहां पर नहीं कर सकते, तो पहले हमने टर्म को क्या किया है, सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे हमने बनाया फॉर्मूला साइन a प्लस बी का। फिर वी नो दैट कि साइन थीटा को हम cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहां से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, यहां पे आया पाई बाई 4 माइनस एक्स, डेरिवेटिव करने पर हमें -1 मिला, यानी कि हम ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इन -3, 2। तो हमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इन -3, 2। हमें इस इंटरवल में इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हम उसका कर लेंगे डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस 2 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, इनटू में एक्स माइनस 2 प्लस 5 का हो गया 0। अब यहां पे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या कर लेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेंगे। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहां से 2 इंटू एक्स माइनस 2 0 हो गया, 2 डिवाइड में जाकर के 0 हो जाएगा, और यहां से आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर कैसे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स और जो क्रिटिकल पॉइंट्स इसके बीच में आ रहे हैं, अगर देखिए इससे बाहर -3 या 2 से बाहर यानी 3 आ जाता तो वो क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं लेते। हम कौन से क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा भी होते हैं, तो आपके यहां पर उनको लेंगे जो इनके बीच में है, और इन एंड पॉइंट्स को भी लेना है। सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, तो f -3 निकालेंगे, हम f ऑफ 2 निकालेंगे। f -3 कितना आ गया मेरा, -3 -2 का स्क्वायर प्लस 5, यानी -5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, और 2 रखेंगे तो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। वो हमसे क्या पूछ रहा था, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी को हम इसके अंदर टिक करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि अब ये पॉइंट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जिस पर सबसे ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिस पर सबसे कम वो एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये जो वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू, हमें इस टर्म का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। दिस इज क्वेश्चन 10। लेट i इज इक्वल टू में 1/√1 प्लस cos 2x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ध्यान से समझें, यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा का। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर, और एंगल का हो जाएगा आधा। तो यहां पर क्या बनेगा, 1/√2 cos स्क्वायर x dx। √2 तो बाहर ले लो, और यहां पे बचा आपका 1/√ cos स्क्वायर x। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और cos x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन यहां पर आ गया है, 1/√2 log sec x प्लस tan x, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आप यहां समझें कि हमने क्या किया है, हमने केवल डेनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया।
जैसे ही हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहां पे आ गया 1/√2 cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये बन गया सेक, और सेक का सिंपल फॉर्मूला लगाते ही हमें यहां पर इंटीग्रेशन मिल गया है। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, इंटीग्रेशन से है लेट आई इज इक्वल टू -5 to -1 1/x dx। इजी टाइप का क्वेश्चन भाई। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और यहां पर हम लिमिट्स पुट करेंगे -5 to -1, दिस इज अवर आई। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ -1 माइनस log ऑफ मॉड्यूलस x, log ऑफ मॉड्यूलस x, यहां पे आ जाएगा log ऑफ -5, ये हमारी यहां पर लिमिट पुट कर दी, ये हो गया log 1 माइनस log 5, log 1 होता है 0 माइनस log 5, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का log 5, तो वैल्यू को सॉल्व करके क्या आ गया हमारा? माइनस का log 5, यानी कि आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log मॉड्यूलस ऑफ x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 12 देखिए, एन आंट इज ऑब्जर्व्ड क्रॉलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय। एक आंट है, एक चींटी है जो एक A4 साइज के पेपर पर क्रॉल कर रही है, मतलब चल रही है, और उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जिसकी इक्वेशन हमें यहां पे दे रखी है। एरिया ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द आंट बाउंडेड बाय y एक्सिस, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1। तो गिवन स्ट्रेट लाइन क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू में 2x माइनस 4 है। सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं ग्राफ, ग्राफ ऑफ लाइन। ग्राफ ऑफ लाइन बनाने के लिए हमें इस पर दो सॉल्यूशंस की जरूरत होगी, तो यहां पे आ जाएगा x, यहां पे आ जाएगा y। x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -4, और यदि y को 0 रख दिया तो x आ जाएगा 2। अब मैं बना देता हूं इसका ग्राफ, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। पहला पॉइंट 0, -4 यहां पे होगा, और 2, 0 होगा यहां पे। इन दोनों से लाइन पास कर रही है, और हमें एक और लाइन क्वेश्चन में दे रखी है x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 बन जाएगी यहां पर। दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस। अब वो कह रहा है कौन सा एरिया निकालना है? कवर्ड बाय द आंट बाउंडेड बाय y एक्सिस। ये चींटी यहां से चल रही थी, इसके बीच में, y एक्सिस के बीच में, x एक्सिस के बीच में, और इस लाइन के बीच में कौन सा एरिया है? यही तो एरिया बन रहा है। अब बट यहां पे एक कंसेप्ट आएगा कि जो एरिया है वो बिलो द x एक्सिस बन रहा है। जब ऐसा केस आए कि हमारा जो एरिया है वो a टू b बिलो द x एक्सिस हो, तो एरिया हमें मिलता है a टू b, और दिस इज y इज इक्वल टू fx, सम फंक्शन है, सो -y dx। या तो आप लेंगे -y dx, या फिर आप a टू b fx dx लेंगे, और पूरे का ले लेंगे मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया आपको पॉजिटिव तब मिलेगा जब या तो आप -y dx करेंगे या फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे। आपकी मर्जी, जो काम आपको करना है वो कर सकते हैं। सो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से 1, मैं मॉड्यूलस लूंगा इसका, और y किसके बराबर है? 2x माइनस 4 dx के। ध्यान से देखो, 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा आपका 0 to 1 मॉड्यूलस। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 पूरे का मॉड्यूलस। 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस का 3, और ये जो मॉड्यूलस है इसको क्या बना देगा? प्लस का 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अगर आपने यही माइनस ले लिया होता तो अंदर से ऐसी कंडीशन बनती, ये 3 माइनस का आता ही नहीं। तो यहां पे हमारे पास आ गया है 3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री यहां पर बतानी है।
आप यहां समझें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है हमारे पास 1 प्लस डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब का क्यूब लेमडा इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उसके अंदर प्रेजेंट हो, और डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कितना मेरे पास, 3 डिग्री का प्रेजेंट है, तो यहां पर जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 3, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3 है, तो ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी हमारे पास यहां पे कितनी आ जाएगी 3, ऑर्डर 3 डिग्री 3, यानी कि ऑप्शन ए को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें यहां पर निकालना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस वाई। अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि मैं यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकता हूं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, सेकंड हम होमोजीनियस, फिर थर्ड हमारा केस जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सबसे पहले तो हम यही ट्राई करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। आप इसे ध्यान से देखो, इसे आप ऐसा लिख सकते हो ई की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस वाई, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो। नाउ यहां पे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब y वाले को इधर और dx को इधर ले जाओ, dy अपॉन ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू dx, इसको ऊपर ले जाएंगे एंड नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे क्या हो जाएगा, ई की पावर y dy इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx। ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x, और ई की पावर 3x का हो जाएगा 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा प्लस का c डैश मान लो सम, इधर आप ले लो एलसीएम, ई की पावर 3x प्लस 3c डैश, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 ई की पावर y ई की पावर 3x, इस 3c डैश को हम सम c लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3c डैश लिखो या c लिखो यहां पर। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 3 ई की पावर y ई की पावर 3x प्लस c, यानी यहां पर भी आप ऑप्शन ए को ही इसके अंदर टिक करेंगे। मेथड क्या रहता है, सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर दैट हम चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, आफ्टर दैट हम फिर जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड पर। तो हमने यहां पर वेरिएबल सेपरेट किए, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, और फिर हमने इसका इंटीग्रेशन यहां पे करके इसका सॉल्यूशन यहां पे निकाल दिया है। क्वेश्चन 15 देखिए, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, फिजिबल रीजन जो उसका बनेगा रेस्पेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट, उसके कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास किसी भी फिजिबल रीजन के, मान लीजिए सम फिजिबल रीजन बन रहा है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स यदि हमारे पास आ जाते हैं, तो फिर हम उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 4x प्लस 3y। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, z एट 0,0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है, z एट 0,40, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 40, ये आ जाएगा 120। z एट 20,40, ये आ जाएगा 4 इंटू में 20 प्लस 3 इंटू में 40, यहां आ जाएगा 4 टू जा 80
प्लस 3 4 जा 120 दैट इज 200, ये आ गया। इसके बाद जेड एट 60,20 यहां पे आ जाएगा आपका 4 इंटू में 60 प्लस 3 इंटू में 20, ये कितना हो गया 6 4 जा 240 प्लस 60 दैट इज 300। और कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, जेड एट 60,0, 4 इंटू में 60 प्लस 0 दैट इज 240। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहां पे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है यहां पर 300, दिस इज अवर मैक्सिमम वैल्यू। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, सभी कॉर्नर पॉइंट्स उसके अंदर रख देने हैं और जहां से भी जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या है यहां पर आंसर है। क्वेश्चन 16 देखिए, इफ पोजीशन वेक्टर p वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 24, n, तो हमारे पास p के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो p वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास 24 i कैप और n j कैप, ये p के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे थे तो मैंने p वेक्टर ही लिख दिया, तो i j के उनके साथ लगा करके 24 i कैप n j कैप। और p वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, p वेक्टर का मॉड्यूलस मेरे पास 25 दे रखा है, तो यहां से मैं p वेक्टर का मॉड्यूलस निकालता हूं, 24 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ये हमने निकाला है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि भाई है तो ये p वेक्टर का ही मॉड्यूलस, और p वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग वैल्यू होगी, तो दोनों ही सेम होंगे। तो यहां से 24 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। नाउ दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, इसको इधर ले आए, n स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, यहां पे आ जाएगा 15 माइनस 6 इज 9, और यहां पे आपका हो जाएगा कितना 11 माइनस 7 इज 4, स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो यहां पे आ जाएगा रूट 49 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, ये हमारे पास क्या है यहां पे n की वैल्यू आ गई। सिंपल सा कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है कि p वेक्टर लिखा, p वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल दिया और उस p वेक्टर के मॉड्यूलस को गिवन p वेक्टर के मॉड्यूलस के बराबर रखा और वहां से हमें n की वैल्यू प्लस माइनस 7 यहां पर मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 17 देखिए, if vectors a and b represent the two strips of a red cross sign placed outside a doctor's clinic, then the values of lambda is, हमारे पास दो वेक्टर हैं, सम a वेक्टर है दैट इज 3i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, एंड b वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस 4j प्लस 5 के। ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, जो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्लस का सिंबल बना होता है, ध्यान से देखो इस तरह से बना होता है वो, ये एक वेक्टर ये ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, तो क्या कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान से देखें, जो प्लस का सिंबल होता है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपका जीरो होता है, दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट कर लें, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, 5 डिवाइड में ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू 2/5, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास 2/5 यहां पर आ जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर वो दो स्ट्रिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, और वहां से हमने लैम्डा की जो वैल्यू है उसको निकाल दिया है। क्वेश्चन 18 देखिए, इफ 3pa इज इक्वल टू pb इज इक्वल टू 3/5, हमें यहां पर दे रखा है 3 ऑफ pa इज इक्वल टू pb इज इक्वल टू 3/5, और यहां पे pa/b हमें कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/3,
हमें पी ए यूनियन बी निकालना है। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप यहां पे बढ़ेंगे और पी ए यूनियन बी को हम यहां से निकालेंगे। आप ध्यान से देखो तो 3p, इसका मतलब है कि पी बी भी इतना है और 3pa इतने के बराबर है। तो 3pa को यदि मैं बराबर ले लू 3/5 के, तो pa की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज 1/5, और pb मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 3/5। नाउ हमारे पास ये रिजल्ट दे रखा है, तो pa/b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू pa इंटरसेक्शन b अपॉन pb इज इक्वल टू 2/3। p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना होता है मेरे पास वो नहीं दे रखा, निकालना है। pb को इधर ले जाइए, 2/3 इंटू pb, और pb की वैल्यू रखोगे, सो 2/3 इंटू pb यानी कि 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5। बट मुझे तो pa इंटरसेक्शन b नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था pa यूनियन b। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट pa यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। वैल्यू रख देते हैं, pa कितना है मेरा, दैट इज 1/5, pb कितना है मेरा, दैट इज 3/5, माइनस pa इंटरसेक्शन b कितना है मेरे पास 2/5। एलसीएम तो सभी का सेम आ गया, 3 + 1 -2 यानी कि 4 - 2 इज 2/5। तो pa यूनियन b मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 2/5, यानी हम ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 19 देखिए, असैरिसन ए रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 डिफाइंड एज आर हमें दे रखा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, तब वो हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहां पर आप समझें कि कब वो रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कंडीशन यदि पढ़ें तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, if R is from A to A, for all A belongs to A टाइप का एलिमेंट R में होना चाहिए। हर एक उस A के लिए जो A के अंदर है, A टाइप का एलिमेंट R में होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। For all A, B belongs to R, हर एक उस A, B के लिए जो R में है उसका उल्टा B, A R में होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, हमारे पास क्या होना चाहिए, A, C कहां पर होना चाहिए, R में होना चाहिए, तभी जो R है वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। बारी बारी चेक कर लेते हैं। ए के अंदर क्या है हमारा 1 2 3, तो 1 के लिए 1,1 यहां पर है, 2 के लिए 2,2 यहां पर है, 3 के लिए 3,3 यहां पर है। फॉर रिफ्लेक्सिव हम कहें, आप अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो कैसे लिखोगे इसे, हम कहेंगे फॉर ऑल A belongs to A, there exists A belongs to R, so R is reflexive। तो जो R है वो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फॉर सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए 1,1 का उल्टा तो वही होगा, 1,2 का क्या है, 2,1 है, और इन सभी का उल्टा यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम लिखेंगे फॉर ऑल A, B belongs to R, there exists B, A belongs to R, so R is symmetric। तो जो R है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी यहां पर हो जाएगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जो ये अपने आप से रिलेशन रखने वाले हैं 1,1 2,2 3,3, ये तो आपके होते ही हैं, ये तो ट्रांजिटिव होते ही हैं। इन दोनों को चेक कर लेंगे 1,2। अब आप इसमें ढूंढो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला है ये, तो यहां इसके लिए क्या होना चाहिए 1,1, क्या वो यहां पर है, बिल्कुल सही बात है। 2 से और कौन स्टार्ट हो रहा है 2,2, बट ये तो 1,2 बन जाएगा, वो भी आपका यहां पर है। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, ये भी ट्रांजिटिव है।
2,1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला ले लो, 1 से स्टार्ट होने वाला है 1,2, तो 2,2 यहां पर है, तो ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव है, यानी कि ये सभी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज ट्रांजिटिव। हम कहेंगे फॉर ऑल a, b belongs to R and b, c belongs to R, there exists a, c belongs to R, so R is transitive। सिंपल टाइप का था कि R क्या हो गया, ट्रांजिटिव, सो R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी असर्शन तो सही है, A इज ट्रू। आगे पढ़ते हैं रीजन को। ए रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा उसे ही हम इक्विवेलेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यहां पर है। क्वेश्चन 20 देखिए, कंसीडर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिनिमाइज z is equal to x plus 2y and subject to constraints which gives minimum z at infinitely many points and corner points हमें यहां पर दे रखे। तो सबसे पहले तो हम कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z is equal to x plus 2y और कॉर्नर पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, z at 0,3 यानी 0 प्लस 2 इंटू में 3 दैट इज 6 एंड z एट 6,0 इज 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। दो पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है, सेम मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब कंसेप्ट को समझिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेट्स से सम ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस पॉइंट इज c। तो z की वैल्यू एट a सम आ जाती है आपकी x, और z की वैल्यू एट b भी सम क्या आ जाती है x, और z की वैल्यू एट c सम y आ जाती है, और ये दोनों क्या है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यूज हैं। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि कॉर्नर पॉइंट्स के दो पॉइंट्स पर सेम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो उन पॉइंट्स पर, उस लाइन पर जिस पर ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, उसके हर पॉइंट पर z क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। अगर मिनिमम आ रही है तो मिनिमम होगा, और वरना उस लाइन के हर पॉइंट पर z क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो मैं कहूं कि भाई दो पॉइंट्स पर z क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, दैट मींस इस लाइन के हर पॉइंट पर क्या होगा, वो मिनिमम होगा। दैट मींस लाइन पर पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि z गिव्स मिनिमम वैल्यू एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, यानी a इज ट्रू। अब जरा r को पढ़ लेते हैं। इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूसेस सेम मिनिमम वैल्यू of the objective function, then every point on the line segment joining the points will give the same minimum value। बिल्कुल सही बात है कि लाइन का हर पॉइंट हमें सेम मिनिमम वैल्यू देगा, यही कंसेप्ट है। A is true, R is true and R is correct explanation of A। सो ऑप्शन ए को आप यहां पर इसके अंदर टिक करेंगे। की कंसेप्ट यही है कि z की वैल्यू दो पॉइंट्स पर मिनिमम आ जाए तो उस लाइन के हर पॉइंट पर मिनिमम होगी, z की वैल्यू दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम आ जाए तो उस लाइन के हर पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन दोनों ही केसेस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए, इवेल्युएट sin tan inverse tan 3 pi by 4। sin tan inverse tan 3 pi by 4। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, tan इनवर्स tan 3 pi by 4, तो ये जो 3 pi by 4 है वो tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता, जो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा,
यहां पर हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन टेन इनवर्स टेन, मैं इसे लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखिए पाई माइनस पाई होता है यहां पर, पाई माइनस मतलब हमारा कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, यानी माइनस टेन पाई बाई 4। अब टेन इनवर्स से टेन यहां पे हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा। तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, साइन टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई 4। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा साइन माइनस पाई बाई 4। एंड वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस साइन को बाहर ले आएंगे, माइनस साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/√2, यानी इस टर्म को सॉल्व करने से वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/√2। की कंसेप्ट यही है कि डायरेक्ट आप टेन इनवर्स से टेन को यहां पे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये दो फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, तो आप इसे यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए, डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। अब देखिए हमें किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं, हम इसको सम मान लेते हैं y और इसको सम मान लेते हैं आपका z। तो मुझे यहां पर अल्टीमेटली निकालना क्या है, dy बाई डी जेड निकालना है। भाई यहां पर ये दे रखा है मुझे y और ये दे रखा है मुझे z, तो मुझे निकालना है dy बाई डी जेड। कंसेप्ट क्या है, मैं इस dy बाई डी एक्स y को dy बाई डी एक्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dx से dx कैंसिल होगा, तो मुझे dy बाई डी जेड यहां पर मिल जाएगा। बट इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ध्यान से देखें, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, मुझे लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहां पे आएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, दैट विल बिकम n log m। तो यहां पे x आगे आ जाएगा, दैट विल इज इक्वल टू log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन जाएगा आपका, दैट विल बिकम 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x सेम log x का 1/x, log x सेम x का 1, x से x कैंसिल हो गया, y मल्टीप्लाई में चला जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y यानी कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब इसको कर लेते हैं, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, dz ओवर dx, x सेम log x का 1/x प्लस log x सेम x का 1। यहां पे dz ओवर dx मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस log x आ गया। नाउ इसे नाम दे देंगे हम आपका 1, इसे दे देंगे 2, डिवाइडिंग 1/2। यहां पे आ जाएगा dy बाई डी जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है, dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना है मेरा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और ये है हमारा क्या, 1 प्लस लॉग x। अब ध्यान से देखें, 1 प्लस लॉग x से 1 प्लस लॉग x कैंसिल हो जाएगा, विच इंप्लाइज कि जो dy बाई डी जेड है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, x की पावर x के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। यदि मुझे किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों को अलग अलग जिस फंक्शन में दे रखे, यहां से dy बाई डी एक्स, यहां से dz बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहां पर dy बाई डी जेड जो है वो x की पावर x यहां पर मिल गया है। क्वेश्चन 22 का बी पार्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू p cos ux q sin ux
शो दैट d2y over dx square plus u square y is equal to 0। हमारे पास y दे रखा है, we have y is equal to p cos ux plus q sin ux। हमें प्रूव करना है टू शो d2y over dx square plus u square y is equal to 0। इसको प्रूव करने के दो तरीके। पहला तरीका कि आप ये पूरा रिजल्ट कहीं से बना दें, इस y की मदद से ये पूरा रिजल्ट बना दें तो भी ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका कि आप dy by dx d2y over dx स्क्वायर और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख दें और जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो भी रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो दोनों मेथड्स में से देखते हैं कौन सा कन्वीनियंस के साथ होता है। इसको मान लेते हैं 1, डिफरेंशिएटिंग 1 ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आ जाएगा dy by dx। कॉस का क्या होता है माइनस साइन ux और ux का हो जाएगा u। यहां पर साइन का क्या होता है cos ux और ux का हो जाएगा u। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे आ जाएगा d2y over dx स्क्वायर। ध्यान से देखिए साइन ux का क्या हो जाएगा cos ux और ux का हो जाएगा u। एक u यहां पहले से है तो ये बन जाएगा u स्क्वायर p। cos ux का हो जाएगा माइनस साइन ux और ux का हो जाएगा u, इससे मल्टीप्लाई होगा u स्क्वायर q। यहां से माइनस u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बना p cos ux प्लस q साइन ux। और इस टर्म को यदि आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है आपका y के बराबर है। इसको यदि इधर ले आएंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस u स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमारा जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो यहां पर बन गया है, हेंस प्रूव। अभी हमने d2y ओवर dx स्क्वायर निकाला, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होके राइट हैंड साइड बन जाएगी। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उसके साथ कर लो। क्वेश्चन 23 देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, द गिवन फंक्शन इज fx is equal to x minus 3 upon x plus 1 and x is not equal to minus 1। ध्यान से देखें तो कोई भी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग होता है वो जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग होता है जब f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 है। डिफरेंशिएटिंग f डैश x मेरे पास क्या आ जाएगा, हियर u बाई v मेथड लगेगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज 1, न्यूमरेटर इज सेम, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज 1। नाउ x प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर देखिए x प्लस 1 माइनस x प्लस 3, x x कैंसिल हो गया, 4 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये जो f डैश x है 4 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैं कहूंगा कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इन r, और r में केवल क्या नहीं होगा -1 नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो पूरे रियल नंबर्स पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आपका r माइनस -1 पर। अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो आपका इंक्रीजिंग भी होता है, तो हम कह देंगे fx इज इंक्रीजिंग
ये इंक्रीजिंग हो जाएगा कहां पर, सेम इंटरवल r माइनस ऑफ -1 में, क्योंकि वो इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो हमें इंक्रीजिंग बताना पड़ेगा। कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट्स वाई वो इंक्रीजिंग भी आपका होता है, तो यहां से हमने लिख दिया। तो आपके लिए x की वैल्यू पूछ रहा था, वो कहां पर इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग है आपका r माइनस ऑफ -1 में। क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए, 3 हनी बीज वर फाउंड फ्लाइंग अलोंग द वेक्टर्स ए बी सी। 3 हनी बीज जिन्हें मधुमक्खी कहते हैं, वो इन वेक्टर्स के अलोंग फ्लाई कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट पाथ फॉर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। वी नो दैट कि जब दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और इनका डॉट प्रोडक्ट हम 0 लेंगे और वहीं से हमें ये जो लैम्डा है ये मिलेगा। कैसे करेंगे, हमें तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं, देखिए जरा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4j माइनस 2k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2k। पहला पाथ जो है वो है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ध्यान से देखें, 2i माइनस 3j प्लस के, बी में मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा, तो यहां पे आ जाएगा 4 लैम्डा, दिस इज जे कैप एंड माइनस 2 लैम्डा के कैप। ध्यान से देखो, आई वाले के साथ तो कुछ है ही नहीं, दोनों में से जे कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा -3 प्लस 4 लैम्डा जे कैप, और यहां पे 1 माइनस 2 लैम्डा के कैप, दोनों में से कॉमन ले लिया। तो हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर वाला पाथ तो ये आ गया। अब वो कह रहा है दोनों पाथ क्या है, परपेंडिकुलर है। हम बोलेंगे सिंस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2i प्लस -3 प्लस 4 लैम्डा इंटू में j प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा के, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे किसके साथ, 3i प्लस 2k के साथ। और अगर आप यहां j लिखना चाहें तो 0j कैप और प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6, और यहां पे -3 प्लस 4 लैम्डा इंटू 0 इज 0 एंड प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां पे आया 6 प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये 8 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और यहां पे -2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। और वो लैम्डा की ही वैल्यू हमसे यहां पर पूछ रहा था कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, तो लैम्डा हमारे पास 2 यहां पर आ रहा है। नाउ इसके बाद इसके बी वाला पार्ट देखिए, इफ ए बी सी बी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट सच दैट ए बी एंड ए सी, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आपको दे रखे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, आपको ए बी और ए सी ध्यान से देखो तो दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये सम ए वेक्टर ये सम बी वेक्टर है, तो वो होता है हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरह से हम निकालते हैं। तो हमारे पास ए बी वेक्टर क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर इज आई प्लस 2j माइनस के, एंड ए सी वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस 3j। तो मैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकाल दूं बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सो आई जे के, यहां पर हम ए बी वेक्टर के आई जे और के कॉफिशिएंट्स रखेंगे, वो आएगा 1 2 -1, ए सी के रखेंगे 2 -3 0, एक्सपेंड कर देंगे आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस फॉर्मूले से, ये प्लस का 3 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 2 इसको प्लस का 2 बना देगा, प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -4, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए -3i -2j -7k। सो एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, वो होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस बाई 2। तो ध्यान से देखें, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 2। और यदि हम इसे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा 53 और 9 62, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 9 12 कैरी 1 एंड 4 13 22 कैरी 2 62, रूट 62 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास जो एरिया है वो आ रहा है रूट 62 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल टाइप का है, आप समझें तो दो एडजेसेंट साइड्स मुझे दे रखी हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, उसके मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करने पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 25 देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। हमें ये पेयर ऑफ लाइंस यहां पर दे रखी हैं और इनके बीच का एंगल मुझे यहां पर निकालना है। सबसे पहले तो एंगल निकालने के लिए हमें लाइंस के डीआर्स चाहिए, बट डीआर्स को भी निकालने के लिए लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x y z आगे होने चाहिए, तब ये आपके जो ए बी सी है वो डीआर्स ऑफ लाइन होते हैं। बट यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा आपका, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये तो x माइनस 2 अपॉन 3 सही है, y यहां पर भी आगे है y प्लस 5 बाई 2 सही है, ऊपर से ले लो माइनस कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ये z माइनस 1 और ये नीचे माइनस आ जाएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। ये यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस 7 बाई 1, y बाई 2, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे और नीचे प्लस का 2 हो जाएगा। डीआर्स ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 2 6। डीआर्स ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएंगे, 1 2 2। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर रूट a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस व्हेन a1 b1 c1 आर द डीआर्स ऑफ लाइन 1, a2 b2 c2 आर द डीआर्स ऑफ लाइन 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12, यहां पे कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9, यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, ऊपर हो गया आपका 19, ये हो गया रूट 49, ये हो गया रूट 9। ध्यान से देखो तो ये हो गया 7, ये हो गया 3, यानी cos थीटा कितने के बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 19 बाई 21। बट 19 बाई 21 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो cos को इस तरफ ले आएंगे, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 बाई 21। ये हमारे पास यहां पर क्या है, आपका एंगल आ गया है। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो की कंसेप्ट क्या है यहां पर, की कंसेप्ट आपके लिए समझने का है कि पहले लाइंस को लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, आफ्टर दैट जब आप लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तब ये वाला फॉर्मूला आप वहां यूज करेंगे और उनके बीच का एंगल आपको यहां पर मिल जाएगा। सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए, A spherical balloon loses its volume due to escape of air from it। एक स्फेरिकल बलून है जिसमें से एयर एस्केप हो रही है और वो अपनी वॉल्यूम लूज कर रहा है, इन सच अ वे दैट डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। मतलब जो वॉल्यूम वहां से डिक्रीज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। शो दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। हमें ये शो करना है कि जो रेडियस है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। तो हम यहां मान लेते हैं, लेट
V denotes the volume of spherical balloon of radius r and S is the surface area। और जो S है वो हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। ध्यान से समझें, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमने यहां माइनस साइन लगाया तभी तो वो डिक्रीज होगी, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, यानी माइनस ऑफ dv ओवर dt इज इक्वल टू सम ks, के इधर माइनस साइन इधर आ जाएगा तो dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ks। ये पहली कंडीशन हमने यहां से निकाल दी। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्वेश्चन में दे रखा था कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, इज प्रोपोर्शनल, जो उसका डिक्रीजिंग का प्रोपोर्शनल है एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। नाउ अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होती है इसकी, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, और यहां पे आ जाएगा 3r², और r का करेंगे तो dr ओवर dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv ओवर dt इज इक्वल टू यहां हो गया 4πr² dr ओवर dt। 4πr² को हम s लिख सकते हैं, दैट इज dr ओवर dt। ये 2 है, यहां पर भी ये dv ओवर dt, यहां पर भी ये dv ओवर dt। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहां से s dr ओवर dt जो है वो माइनस ks के बराबर हो गया, s से s कैंसिल हो गया, dr ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का k, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, या फिर मैं कहूं रेट ऑफ डिक्रीज, आई थिंक वो कह रहा है रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ रेडियस इज कांस्टेंट। तो ध्यान से देखें, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस है, डिक्रीज इसलिए कि माइनस है, और dr ओवर dt मतलब रेट ऑफ चेंज, वो क्या है, कांस्टेंट है। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस है वो आपका यहां पर कांस्टेंट आ रहा है।